हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नर्सिंग अड्डा 24/7 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और भी बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को पता है अभी त्यौहार का बिल्कुल पीक पे टाइम चल रहा है, बोल सकते हैं त्यौहार के दिन चल रहे हैं। तो बेटा, आई नो कि त्यौहार के दिन चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करनी बहुत ज़रूरी है। त्यौहार भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी एमआरएस का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, केजीएमयू का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। तो एग्ज़ाम बिल्कुल बोल सकते हैं, एग्ज़ाम भी बिल्कुल पास में है त्योहारों के साथ साथ। तो जो है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप सब लोग जो हैं अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले बता दो, आवाज़ आ रही है क्या सभी को? फिर जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं। एक बार जल्दी से बता दो, आवाज़ आ रही है क्या सभी को, ताकि हम अपनी क्लास आगे स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। आज हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी केजीएमयू का मैंने प्रीवियस जो है क्लासेस में आपको केजीएमयू का पेपर सॉल्व करके बता दिया था कि केजीएमयू का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। ठीक है, तो वही अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो, त्यौहार की भी तैयारियां करते रहो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते रहो। हम लोग भी आपके साथ जो है बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल बराबरी पे। त्यौहार वाले दिन भी क्लासेस चल रही हैं। चलो क्लास स्टार्ट कर देते हैं, एक बार फटाफट से क्लास शुरू कर देते हैं। तो हम, हाँ जी बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल आ जाओ एक बार सभी। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? आवाज़ आ रही है ना सभी को? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द कॉमनेस्ट फ्रैक्चर एनकाउंटर इन अ बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी। कि भी कॉमनेस्ट फ्रैक्चर क्या रहता है? एनकाउंटर इन अ बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी, प्रसव के दौरान शिशु में सबसे आम फ्रैक्चर कौन सा होता है? ह्यूमरस, क्लेविकल, अल्ना या फिर फीमर? क्या आंसर जाएगा बेटा आपका? क्या पूछा जा रहा है? सबसे कॉमनेस्ट फ्रैक्चर पूछा जा रहा है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। कि भाई सबसे कॉमनेस्ट फ्रैक्चर क्या रहता है आपका? ह्यूमरस रहता है, क्लेविकल रहता है, अल्ना रहता है या फिर फीमर रहता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर करता है। इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर करते हो आप लोग। क्या आंसर आ रहा है भाई? ए, बी, सी? अच्छा जी, डी भी आ रहा है क्या किसी का? डी आंसर भी कर रहा है कोई? डी। तो बेटा जब भी ये पूछा जाएगा कॉमनेस्ट फ्रैक्चर, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? ड्यूरिंग डिलीवरी, तो आपका आंसर यहाँ पे जाएगा क्लेविकल। क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर? जो आपका रहेगा यहाँ पे क्लेविकल जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द thoroughly cleaning and disinfection performed after death and discharge of the patient is called? पूछा जा रहा है thoroughly disinfectant and cleaning आफ्टर डिस्चार्ज और डेथ ऑफ द पेशेंट, क्या बोलते हैं उसको? क्या आंसर करोगे आप? देखते हैं क्या आंसर करते हो आप लोग। जल्दी से बताओ क्या आंसर रहेगा। हाँ जी, क्या आंसर कर रहे हो? टर्मिनल डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन? कि मैम स्टेरिलाइजेशन करेंगे।
क्या आ जाएगा भाई? बिल्कुल, क्या आंसर जाएगा? टर्मिनल डिसइंफेक्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। सेकंड क्या है? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन और डीकंटामिनेशन। तो आपका ये ऑप्शन जो है यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट आंसर होता है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40-year-old लेडी कम इनटू द हॉस्पिटल विद हिस्ट्री ऑफ 3 days फीवर। एज कितनी है बेटा? 40 years है। कम विद द कंप्लेंट ऑफ 3 days फीवर and rashes and is suspected to have dengue. Which test would show that her fever is due to dengue? आपसे पूछा जा रहा है कि पेशेंट को जो है 3 days की कंप्लेंट है, 3 days फीवर की कंप्लेंट से पेशेंट आई है आपके पास हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ उसको क्या हो रहे हैं? रैशेस। तो सस्पेक्टेड केस है डेंगू का। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कैसे कंफर्म करोगे? इसका मतलब क्या है कि कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा जा रहा है, आप कैसे कंफर्म करोगे कि पेशेंट को क्या है? डेंगू। कौन सा टेस्ट रिवील करेगा? प्रेजेंस ऑफ डेंगू आईजी एंटीबॉडीज, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पॉजिटिव NS1 एंटीजन टेस्ट, या फिर लो TLC, या फिर लो TLC काउंट। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का कि कौन सा परीक्षण दिखाएगा कि उसको बुखार डेंगू के कारण है? कौन सा परीक्षण दिखाएगा? क्या आंसर करोगे इसमें कि प्रेजेंस ऑफ डेंगू एंटीजन एंटीबॉडी आंसर रहेगा क्या आप लोगों का? देखते हैं क्या आंसर करते हो। बी आंसर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अच्छा जी, और क्या आंसर आ रहा है? लो TLC काउंट, कि मैम लो TLC काउंट को बोलेंगे। तो क्या आंसर रहेगा आपका? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रहेगा क्या बेटा? ये जो बी आंसर कर रहे हैं, बी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर आपका जाएगा पॉजिटिव NS1 एंटीजन टेस्ट। बिल्कुल कॉमन आंसर है। क्या आंसर जाएगा? पॉजिटिव NS1 एंटीजन टेस्ट। ये क्वेश्चन 2 पेपर में आ चुका है प्रीवियस ईयर के, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, गलत मत करके आना इसका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोक्लेविंग। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द ऑटोक्लेविंग, कि ऑटोक्लेविंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट अंडर द हाई प्रेशर, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट अंडर द लो प्रेशर, कि भाई हाई ड्राई हीट अंडर द हाई प्रेशर और ड्राई हीट अंडर द लो प्रेशर, या फिर मोइस्ट हीट अंडर द हाई प्रेशर, कि भाई मोइस्ट हीट अंडर द हाई प्रेशर या फिर मोइस्ट हीट अंडर द लो प्रेशर। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? ड्राई हीट अंडर द हाई प्रेशर या लो प्रेशर, या फिर मोइस्ट हीट अंडर द हाई प्रेशर और लो प्रेशर। क्या आंसर करोगे इसका? बताओ जल्दी से। किसकी बात हो रही है? आपसे पूछा जा रहा है, एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट। किसके बारे में बतानी है आपको? ऑटोक्लेविंग के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो ऑटोक्लेविंग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी? कि ड्राई हीट अंडर द हाई प्रेशर, बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो आपका क्या होगा? इनकरेक्ट, ये आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट अंडर द लो प्रेशर, कि भी ड्राई हीट अंडर द लो प्रेशर होगा, ये भी नहीं होगा। पहली बात तो हाई प्रेशर होता है, और कौन सा होता है? मॉइस्ट हीट अंडर द हाई प्रेशर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल कंडक्टिंग द डेवलपमेंट असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट the nurse notes that he is able to produce single syllable like mama, single syllable like ma, da, pa, etc. What is likely age of the baby? What is the likely age of the baby? कौन सी एज ग्रुप में वो सिंगल सिलेबल वर्ड्स बोलेगा? कौन से वर्ड बोलेगा? सिंगल सिलेबल्स वर्ड बोलेगा। 6 months में, 9 months में, 12 months में, या फिर 15 months में? क्या आंसर रहेगा?
सिंगल सिलेबल वर्ड्स अगर पूछा है तो क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स में या फिर 12 मंथ्स में? बिल्कुल बेटा, आपका आंसर यहाँ पे रहेगा सिंगल सिलेबस लाइक मामा डाडा, आपका रहेगा यहाँ पे 9 मंथ्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 9 मंथ्स आपका सीधा सीधा यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ, कि जो रेबीज इम्यूनोग्लोबिन है इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्या है रेबीज? नेचुरल है या एक्टिव है और उसके साथ एक्वायर्ड है? रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? क्या इम्यूनिटी है वो? नेचुरल इम्यूनिटी है क्या? तो ये नेचुरल इम्यूनिटी तो है नहीं, इतना तो आप लोगों को पता है। नेचुरल ना एक्टिव है ना पैसिव है। बचा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में एक्टिव है या पैसिव है? जल्दी से बता दो। आ गया सभी का आंसर? आ गया सभी का आंसर यहाँ पे? अब क्या आंसर जाएगा बेटा? हाँ जी बिल्कुल, क्या आंसर जाएगा आपका जो है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इजी क्वेश्चन है बट गलत मत करके आना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच टेस्ट इज यूज टू असेस बैलेंस ऑफ द बॉडी? कौन सा टेस्ट जो है असेस किया जाता है बैलेंस ऑफ द बॉडी? एलेंस टेस्ट होता है, रेनिस टेस्ट होता है, रॉमबर्ग्स टेस्ट या फिर वेबर्स टेस्ट? क्या आंसर करोगे इसका? जल्दी से बता दो। आपसे पूछा जा रहा है असेस द बैलेंस ऑफ द बॉडी, क्या आंसर जाएगा आपका? देखते हैं क्या आंसर करते हो। बिल्कुल, देखो एलेंस टेस्ट किस लिए यूज करते हैं? एलन टेस्ट यूज करते हैं रेडियल और अल्ना आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए जो है एलेंस टेस्ट का यूज किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो आपका ए ऑप्शन तो यहाँ पे होगा नहीं, सिर्फ साफ सीधी सी बात है, ए ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अब बात करते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या है? रेनेस टेस्ट। तो बेटा रेनेस टेस्ट आप लोगों को पता होगा कि रेनेस टेस्ट में क्या चीज चेक की जाती है? एयर एंड बोन कंडक्शन जो है, एयर एंड बोन कंडक्शन का असेसमेंट होता है। तो ये भी जो है आपका इनकरेक्ट आंसर है। हाँ बेटा, एयर एंड बोन कंडक्शन ऑफ साउंड को डिटेक्ट किया जाता है, मतलब हियरिंग लॉस को डिटेक्ट किया जाता है, तो ये टेस्ट तो नहीं होगा। बचा रॉम्बर्स टेस्ट। रॉम्बर्स टेस्ट में आपका बैलेंस ऑफ द बॉडी को चेक किया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। वेबर्स टेस्ट में भी क्या होता है? हियरिंग लॉस को चेक किया जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस तो नहीं है, कि भाई उसको यूनिलेटरल हियरिंग लॉस तो नहीं है, वेबर्स टेस्ट यूज किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे जाएगा रॉम्बर्ग्स टेस्ट जो है आपका यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट आंसर होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, इन क्रॉन्स डिजीज विच एरिया ऑफ द जीआई ट्रैक इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड? कि जो क्रॉन्स डिजीज है उसमें जीआई सिस्टम इफेक्ट होता है। जीआई ट्रैक में मोस्ट कॉमनली कौन सा पार्ट जो है वो इफेक्ट होता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे जेजुनम और क्या बोलते हैं टर्मिनल इलियम, असेंडिंग कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। क्या आंसर रहेगा आपका? कि आपसे पूछा जा रहा है जीआई ट्रैक का कौन सा पार्ट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमनली वर्ड को ध्यान रख लेना, हमेशा हर क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स आपको कैच करने हैं। कीवर्ड्स कैच कर लोगे तो आंसर आपका कभी गलत नहीं हो सकता, ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। क्या बोलोगे? जेजुनम अफेक्ट होता है, असेंडिंग कॉलन अफेक्ट होता है या सिग्मोइड कॉलन अफेक्ट होता है? क्या आंसर करोगे? देखते हैं क्या आंसर करते हो तुम लोग, जल्दी से बताओ। जीआई ट्रैक का मोस्ट कॉमनली पार्ट, बिल्कुल
हाँ बिल्कुल, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, ठीक है, सबको पता है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। तो मोस्ट कॉमनली पार्ट जो आपका अफेक्ट होगा, क्या जेजुनम अफेक्ट होगा? नहीं। क्या टर्मिनल इलियम अफेक्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या इफेक्ट होगा? टर्मिनल इलियम जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइट है किसमें? क्रॉन्स डिजीज में मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइट है, या फिर क्या बोल सकते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्ट बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमनली बोल सकते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड और मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। आपका आंसर यहाँ पे रहेगा टर्मिनल इलियम जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा जीआई ट्रैक की अगर हम बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड? कीवर्ड्स देख लो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ किसका? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। आपके ऑप्शन है डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स, ब्रोंकोडाइलेशन, डिक्रीज एलर्जिक रिएक्शन और रिड्यूस द पेन। बता दो मोस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब आप पेशेंट को देते हो? क्या करता है वो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो डिक्रीज कर देता है, या फिर ब्रोंकोडाइलेशन करता है, या फिर जो है एलर्जिक रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, या फिर रिड्यूस करता है पेन को। क्या आंसर कर रहे हैं सब लोग? बी आंसर आ रहा है क्या किसी का? डी आंसर आ रहा है किसी का? बिल्कुल, आपको ये तो पता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कैसी कंडीशंस में यूज करते हैं, लाइक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या एलर्जिक रिएक्शन है, किस में यूज करते हैं ये तो आप लोगों को पता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या फिर एलर्जिक रिएक्शन है, उसमें जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज किया जाता है। तो मोस्ट थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होगा इसका कि वो क्या करेगा कि वो जो है रिड्यूस पेन करेगा, या फिर एलर्जिक रिएक्शन को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा। तो बेटा ये जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या बोलेंगे? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये सबको पता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। उसके साथ ये क्या करेगा? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो ये डिक्रीज करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, जो है ये डिक्रीज कर देगा। बहुत बढ़िया, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को डिक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन द प्लेसेंटा थ्रू विच प्रोसेस? जो प्लेसेंटा है उसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज जो है कौन से प्रोसेस से होता है? पाइनोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे होता है O2 और CO2 का जो है प्लेसेंटा में कैसे एक्सचेंज होता है? क्या आंसर करोगे कि जो ऑक्सीजन है और CO2 जो है कैसे मूव करता है प्लेसेंटा में? कि जो पाइनोसाइटोसिस के थ्रू करता है, डिफ्यूजन के, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या आंसर करोगे? लेट्स सी क्या आंसर करते हैं सब लोग। कोई ये आंसर भी कर रहा है क्या? A B C किसी का क्या आंसर आ रहा है भाई? हाँ जी, क्या आंसर करोगे? पाइनोसाइटोसिस है क्या कि मैम पाइनोसाइटोसिस हो रहा है? देखो पाइनोसाइटोसिस में क्या होता है? इनगल्फिंग ऑफ द फ्लूइड ड्रॉपलेट बाय द सेल। क्या होता है? इनगल्फिंग ऑफ द फ्लूइड ड्रॉपलेट बाय द सेल, ठीक है, बाय द सेल्स। तो इसमें जो है यहाँ पे तो गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात हो रहा है, तो पेनसाइटोसिस आपका आंसर नहीं रहेगा। डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होती हैं। इसको क्या बोलेंगे? ये एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये पैसिव प्रोसेस है।
तो आपका डिफ्यूजन यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, पैसिव है, एक्टिव नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। और ये क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, हमें प्रोटीन कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा। आपका आंसर जाएगा यहाँ पे डिफ्यूजन जो है करेक्ट आंसर जाएगा कि प्लेसेंटा लाइक, प्लेसेंटा में लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पैसिवली मूव करती हैं। ये देखो, पैसिवली अक्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर विया सिंपल डिफ्यूजन ड्राइवन बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन लिखा होता है कि सिंपल डिफ्यूजन, तब भी आपका जो है ये करेक्ट आंसर जाता। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन ड्यू टू द सडन इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इज कॉल्ड। क्या बोल रहे हैं, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ द यूरिन ड्यू टू द सडन, किसमें इंक्रीज हो गया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो आप उसको क्या बोलोगे। आपके ऑप्शन है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, या फिर रिफ्लेक्स, या फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का यहाँ पे। क्या आंसर करोगे, इजी क्वेश्चन है भाई, सभी को पता है इसका आंसर। हमेशा कीवर्ड्स का ध्यान रखना। इनवॉलेंट्री लॉस बोल रहा है, मतलब कि अनइंटेंशनल है। ठीक है, अनइंटेंशनल यूरिन लॉस हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ना ही ओवरफ्लो आएगा, ना ही रिफ्लेक्स आएगा, ना ही अर्ज आएगा। ठीक है, अनइंटेंशनल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि फिजिकल प्रेशर लग रहे हैं, लाइक कफिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, सडन इंक्रीज इन द एब्डोमिनल प्रेशर, तो क्या होगा, कफिंग, स्नीजिंग, उसकी वजह से क्या होगा, क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन। तो आपका आंसर जाएगा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट। कि इनमें से कौन कौन से एग्जांपल हैं किसके, हिंज जॉइंट के। आपका शोल्डर जॉइंट है, एक्सेस जॉइंट है, रेडियो कार्पल जॉइंट है, या फिर एल्बो जॉइंट है। कौन सा होगा भाई, किसका एग्जाम्पल पूछ रहे हैं आपसे, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट, तो कौन सा आपका एग्जाम्पल होगा हिंज जॉइंट का। क्या बोलोगे, शोल्डर जॉइंट होगा, एक्सेस जॉइंट होगा, रेडियो कार्पल होगा। आपका आंसर जाएगा यहाँ पे एल्बो जॉइंट। क्या आंसर जाएगा आपका, एल्बो जॉइंट जो है आपका, डी ऑप्शन आपका बेटा सीधा सीधा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एल्बो जॉइंट जो है करेक्ट आंसर जाएगा। चलो भाई इसी के साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल्स, बोन्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड किडनी आर अराइजेस फ्रॉम द विच जर्म सेल, विच जर्म लेयर। कौन सी जर्म लेयर से जो है, क्या कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं भाई, एक तो मसल्स की बात हो रही है, बोन्स की बात हो रही है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और किडनी। कौन से जर्म सेल से होते हैं, एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म, मेसोडर्म, या फिर पेरिटोनियम, या फिर पेरिटोनियम। क्या आंसर रहेगा, ये तो सबको आता होगा, ये क्वेश्चन गलत मत करना कृपया करके। ये क्वेश्चन गलत मत करना भाई कृपया करके, तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आ जाना कहीं। और ये आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अभी जैसे क्वेश्चन है, इसका आंसर जो भी है आपसे घुमा फिरा के कुछ और भी पूछ सकता है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले तुम्हारे आंसर देख लो, तुम लोग आंसर क्या करते हो, फिर जो है हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। बताओ भाई जल्दी से क्या आंसर रहेगा, ए आंसर, बी आंसर, किसी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया सबका आंसर। क्या रहेगा, मेसोडर्म जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि मेसोडर्म क्या क्या फॉर्म करता है आप लोगों को सारे ही दे दिया है, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स।
तो मीजोडर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मैंने साथ में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है आप लोगों को कि मीजोडर्म फॉर्म्स द मसल, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वहीं अगर यही पूछा जाता एक्टोडर्म का, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि भाई नर्वस सिस्टम, स्किन, हेयर, नेल्स, पार्ट ऑफ द आईज, एग्जांपल लेंस एंड रेटिना, किसके द्वारा, विच जर्म लेयर के द्वारा जो है फॉर्म किया जाता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, एक्टोडर्म। ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है एंडोडर्म फॉर्म्स कि भाई एंडोडर्म क्या क्या फॉर्म करता है, तो आपका आंसर जाएगा एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ग्लैंड्स लाइक लीवर एंड पेनक्रियाज। तो आपका यहाँ पे फिर एंडोडर्म जो है करेक्ट आंसर होता। तो यहाँ पर क्या, मसल्स, बोन्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड किडनी, कौन सी जर्म लेयर फॉर्म करती है, आपका आंसर जाएगा बच्चे मीजोडर्म। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन एन इन्फेंट विद हाइड्रोसेफेलस। आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, कीवर्ड्स देख लो। आंसर करने से पहले कीवर्ड्स देख लो। आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट साइन इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, कौन सा एज ग्रुप है बेटा, इन्फेंट में, और उसके साथ साथ आपको डिजीज कंडीशन भी दी गई है हाइड्रोसेफेलस। किसकी बात हो रही है, हाइड्रोसेफेलस की। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, सीजर्स, हेडेक, बल्जिंग फॉन्टेनल और एटेक्सिया। अब आंसर करो, इजी क्वेश्चंस है, ध्यान से अलर्ट होके आंसर करो। ठीक है, पहले कीवर्ड्स को सिलेक्ट करा करो कि भी कीवर्ड्स क्या क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करा करो, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। साइन एंड सिम्टम तो सारे ही होते हैं, कभी कभार क्या होता है डिजीज के सारे साइन एंड सिम्टम दे दिया। अब इसमें क्या करा इन्होंने, सारे साइन एंड सिम्टम दे दिए हैं, लेकिन आपको क्या बताना है, आपको बताना है फर्स्ट साइन बताना है इंक्रीज्ड आईसीपी का। इजी क्वेश्चन है, अच्छा खासा आंसर देना चाहिए सब लोगों को, कोई गलत आंसर ना करे। फर्स्ट साइन की अगर बात हो रही है तो क्या बोलोगे, हेडेक बोलोगे, सीजर्स बोलोगे। तो बेटा फर्स्ट साइन की अगर बात होगी तो सीजर्स फर्स्ट साइन तो नहीं है, अर्ली साइन तो नहीं है, ये तो लेट साइन है, लेट साइन में इंक्लूड होता है। हेडेक भी नहीं, आपका आंसर जाएगा बल्जिंग फॉन्टेनल्स जो है, बहुत बढ़िया। क्या आंसर जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन बनेगा बल्जिंग फॉन्टेनल, आपका करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोला हुआ, इन इन्फेंट बल्जिंग ऑफ द फॉन्टेनल इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ऑब्जर्वेबल साइन ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, सीजर्स एंड एटेक्सिया आर द लेटर साइन। मैंने क्या बोला कि सीजर आपका क्या है, लेटर साइन है, लेट साइन है। एटेक्सिया आपका क्या है, लेट साइन है। ये दोनों क्या है, आपके अर्ली साइन है। अगर इन्फेंट की बात हो रही है तो आपका बल्जिंग फॉन्टेनल जो है अर्ली साइन में इंक्लूड होगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होता है। चलो बेटा इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन ड्यू टू सडन इंक्रीज इन, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ ऑफन शुड अ रेस्क्यूअर चेंज पोजीशन ड्यूरिंग सीपीआर टू प्रिवेंट फैटिग। आपसे पूछा जा रहा है हाउ ऑफनली जो रेस्क्यूअर है कैन चेंज द पोजीशन ड्यूरिंग, या फिर शुड चेंज द पोजीशन ड्यूरिंग सीपीआर टू प्रिवेंट फैटिग, एवरी 5 मिनट्स, एवरी 3 मिनट्स, एवरी 2 मिनट्स, या फिर एवरी 4 मिनट्स। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का यहाँ पे, जल्दी से बता दो क्या आंसर रहेगा। एवरी 5 मिनट कह रहे हो क्या, कि मैम हर 5 मिनट में चेंज करेंगे। हाँ जी, तो बेटा अकॉर्डिंग टू सीपीआर गाइडलाइंस, जो कि गाइडलाइंस हैं, अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस रेस्क्यूअर शुड चेंज द पोजीशन एवरी 2 मिनट्स
टू प्रिवेंट फैटीग। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा, आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर जाएगा, एवरी 2 मिनट्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका एवरी 2 मिनट्स। आई होप सबको समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो नॉन एज, इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। तुम लोग एक चीज देख लो, आजकल एग्जाम का पैटर्न जो है बेसिकली जो KGMA और EMRS का एग्जाम का पैटर्न है उसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछे जाते। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, या तो ठीक होगा या तो गलत होगा। तो इसमें ये नहीं है कि मतलब या तो इनमें से ऑप्शन ठीक ही होगा, इसमें घुमाने फिराने वाला इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मिट्रल वॉल्व को किस नाम से जाना जाता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जाना जाता है, मोनोकस्पिड वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व या फिर टेट्राकस्पिड वॉल्व के नाम से जाना जाता है। क्या आंसर करोगे, ये तो सबको पता ही हो है। हाँ जी, सबको पता ही है, ये तो किसी का आंसर गलत हो ही नहीं सकता। किसके बारे में बात हो रही है, मिट्रल वॉल्व के बारे में बात हो रही है, जो कहाँ पाई जाती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जो आपका ये जो हार्ट है इसमें जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, बाइकस्पिड वॉल्व। इसका बाइकस्पिड वॉल्व क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 कस्प्स हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कस्प्स, 2 कस्प्स हैं यहाँ पे, तो इसको बोलोगे बेटा बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से इसको जो है जाना जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व। तो आपको मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। सी आंसर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू वेव इज मोस्ट कॉमनली सीन इन विच कंडीशन। जो ECG होता है उसमें आपसे पूछा जा रहा है जो यू वेव है मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलती है, हाइपर कैलेमिया में, हाइपोकैलेमिया में, हाइपोकैल्सीमिया में या फिर हाइपर कैल्सीमिया में। कौन से जो कंडीशन में जो है आपको यू वेव देखने को मिल रही है, मोस्ट कॉमनली पूछा जा रहा है। क्या आंसर करोगे। अच्छा, पहली बात तो ये देख लो, जो हाइपर कैल्सीमिया है, देखो क्या, चलो तुम्हें क्वेश्चन ही बता देते हैं। क्यू वेव इज मोस्ट कॉमनली सीन, हाँ भाई मैक्सिमम बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो है हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलती है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, हाइपोकैलेमिया आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। उसमें आपका जो है फ्लैट या इन्वर्टेड टी वेव होती है, प्रोमिनेंट यू वेव होती है। इसमें क्या होता है, फ्लैट टी वेव होती है, प्रोमिनेंट यू वेव होती है, प्रोमिनेंट होती है यू वेव। ठीक है, और उसके साथ साथ और क्या देखने को मिलता है, ST सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो क्या बोलेंगे, ST डिप्रेशन देखने को मिलता है हाइपोकैलेमिया में। वहीं अगर मैं अब तुमको बताती हूँ हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है, शॉर्ट QT इंटरवल होता है। हाइपर कैल्सीमिया है, शॉर्ट क्या होगा, QT इंटरवल जो है वो शॉर्ट देखने को मिलेगा। और हाइपोकैल्सीमिया में क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल। QT इंटरवल क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, QT इंटरवल जो है प्रोलॉन्ग्ड होगा। अब बात करते हैं हाइपर कैलेमिया में कैसा होगा मैम फिर। तो हाइपर कैलेमिया में क्या होगा, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा, वाइड होगा QRS कॉम्प्लेक्स, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि टी वेव कैसा होगा, तो टॉल टी वेव होगा, टॉल एंड पीक्ड टी वेव देखने को मिलती है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यू वेव इज मोस्ट कॉमनली सीन इन विच कंडीशन। तो हाइपोकैलेमिया में जो है आपको यू वेव देखने को मिलती है। आपका यहाँ पर बी आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई।
इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यू वेव ऑन ईसीजी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद हाइपोकैलेमिया, दैट इज मीनिंग दैट लो पोटेशियम लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद बावल ऑब्स्ट्रक्शन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस. पेशेंट एडमिट हुआ है किसके साथ? बावल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ. तो आप लोगों की क्या है, जो आप लोग नर्सेज हैं, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा बेटा? आपसे पूछा जा रहा है प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस. डेफिशिएट नॉलेज, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, पेन ड्यू टू डिस्टेंशन या इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, या फिर इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन. आपसे पूछा जा रहा है, आपको डिजीज कंडीशन बता दी है, बावल ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को, प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस की बात हो रही है, क्या आंसर करोगे? हाँ बेटा, किसकी बात हो रही है? बावल ऑब्स्ट्रक्शन की बात हो रही है. तो बावल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो इट कैन लीड टू वॉमिटिंग एंड इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब द फ्लूइड. ठीक है, बावल ऑब्स्ट्रक्शन है, इट कैन लीड टू वॉमिटिंग, सबको पता है, बहुत कॉमन चीज है. और उसके साथ साथ क्या है? इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व फ्लूइड. तो यहाँ पर क्या बोलोगे? डेफिशिएट नॉलेज होगा करेक्ट आंसर? नहीं होगा. फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होगा? बिल्कुल होगा जी. क्या होगा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट होगा जी, करेक्ट आंसर. थर्ड ऑप्शन क्या है? पेन ड्यू टू डिस्टेंशन. पेन होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है बेटा? प्रायोरिटी है. इनफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, वो भी नहीं होगा. आपका आंसर यहाँ पे जो है बी आंसर, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट आपका करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि बोवल इंस्ट्रक्शन जो है इट कैन लीड टू शिफ्ट द फ्लूइड, शिफ्टिंग ऑफ द फ्लूइड इनटू द बावल, बिकॉज क्या हो रहा है? वॉमिटिंग हो रही है और इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब द फ्लूइड. तो प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ए टी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर. क्या पूछ रहे हैं? टी ट्यूब ड्रेनेज कौन से सर्जिकल प्रोसीजर के बाद यूज की जाती है? कोलेसिस्टेक्टमी में, अपेंडेक्टमी में, मास्टेक्टमी में, या फिर कोलोस्टमी में? क्या आंसर रहेगा आप लोगों का? इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर तुम लोग एग्जाम का पैटर्न या क्वेश्चंस का पैटर्न ध्यान से देखोगे तो आप लोगों के पास अभी तक सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं. मैंने आप लोगों की आरएमएल के क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप लोगों को कराए हैं, केजीएमयू का भी क्वेश्चन आंसर कराए हैं. तो हम बैक टू बैक क्या चीज़, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, सिनेरियो बेस भी कम है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन इजी रहते हैं, वो सॉल्व करना क्या है आप लोगों के लिए इजी रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछता है तो. सबसे बड़ी बात तो यही है. देखो, टी ट्यूब ड्रेनेज की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है? टी ट्यूब ड्रेनेज कब यूज करते हैं कि जिसमें क्या होता है, जो बाइल है, बाइल को ड्रेन करते हैं कहाँ से? कॉमन बाइल डक्ट से, यानी कि सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट से जो है बाइल को ड्रेन किया जाता है टी ट्यूब के थ्रू. तो ये प्रोसेस किस में होगा? कोलोस्टमी में होता है क्या बाइल? मास्टेक्टमी में होता है क्या? नहीं. अपेंडेक्टमी में होता है क्या? नहीं. क्या आंसर जाएगा? कोलेसिस्टेक्टमी जो है करेक्ट आंसर जाएगा. टी ट्यूब का पता है तो ऑटोमेटिकली आप आंसर भी करेक्ट करोगे. तो टी ट्यूब ड्रेनेज पोस्ट कोलेसिस्टेक्टमी में यूज किया जाता है. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा उसी के साथ. व्हाट डज द एक्रोनिम पोस्ट कॉर्ब स्टैंड फॉर इन मैनेजमेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर आता है, मैंने बहुत एग्जाम्स में देख लिया, ये क्वेश्चन भी आपको जरूर देखने को मिलेगा. तो आपसे पूछा जा रहा है एक्रोनिम पोस्ट कॉर्ब स्टैंड्स फॉर इन द मैनेजमेंट, क्या ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन पढ़ लो फटाफट से, आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा आपका.
इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पोस्ट कोप का एक्रोनिम जो है उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो P स्टैंड्स फॉर क्या होगा बेटा, प्लानिंग, ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है जी। O स्टैंड्स फॉर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग होगा। S स्टैंड्स फॉर क्या होगा, स्टाफिंग होगा। D स्टैंड्स फॉर क्या होगा, डायरेक्टिंग होगा। C स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग। CO क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग, R क्या हो गया, रिपोर्टिंग, और B क्या हो गया, बजटिंग। तो ऑटोमेटिकली कौन सा ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पे, जो आपका A ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, सुपरवाइजिंग, सुपरवाइजिंग नहीं होगा बेटा, स्टाफिंग होता है। ठीक है, डेलीगेटिंग नहीं होगा, डायरेक्टिंग होता है। सुपरवाइजिंग डायरेक्टिंग नहीं होगा, बजटिंग होगा। ठीक है, पब्लिक लिखा हुआ है, पब्लिक नहीं होगा। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग होगा, ऑब्जर्विंग नहीं होगा। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग ठीक है, रिपोर्टिंग ठीक है, बजटिंग ठीक है, ऑब्जर्विंग नहीं होगा। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज, जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है? इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, या इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। क्या आंसर रहेगा आप लोगों का, जल्दी से बता दो एक बार। क्या पूछ रहा है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नॉन एज, क्या आंसर बोलते हैं? बिल्कुल, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को जो है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल भाई, किस नाम से जाना जाता है? साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, इतना तो पता है। कैसे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम लोगों को सब आता है। क्या आंसर आ रहे हैं? A B C D सारे आप ऑप्शंस आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ऑल्सो नोन एज बी ऑप्शन, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, IgG IgM। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, बी आंसर जो है आपका टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, देखो मैंने क्या बोला, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है बेटा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसी के साथ वेयर IgG एंड IgM एंटीबॉडीज टारगेटेड सेल सरफेस एंटीजन लीडिंग टू सेल डिस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक अनीमिया। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 इज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। टाइप 4 इज द डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो नोन एज द साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, इन्वॉल्व एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज। चलो बेटा, इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ बेटा बिल्कुल, तुम लोग आंसर ठीक करते रहो, क्वेश्चंस को समझ लोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। आता सबको होता है, लेकिन बेसिक क्या मुद्दा होता है? बेसिक बात ये होती है कि क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। नॉलेज सबके पास है, ठीक है, नॉलेज तो सबके पास ही है, किसके पास नहीं है, लेकिन वो अप्लाई कैसे करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन 34-year-old पेशेंट experiencing a vasoconvulsive sickle cell crisis who reports the, देखो एज ग्रुप क्या है? 34 ईयर्स। क्या एक्सपीरियंस हो रहा है उसको? वेजो-ओक्लुसिव सिकल सेल क्राइसिस। ठीक है, क्या रिपोर्ट कर रहा है? डिजीनेस, कंफ्यूजन, सीवियर हेडेक। ऑलमोस्ट आपके पास सारी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आप जो हैं इनिशियल एक्शन टू एड्रेस दीज सिम्टम्स, आप क्या करोगे? इनिशियल एक्शन टू एड्रेस दीज सिम्टम्स, असेस करोगे पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, प्रोवाइड करोगे 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन थ्रू नेजल कैनुला, सेंड करोगे पेशेंट को डायलिसिस के लिए इमीडिएटली, या इंक्रीज करोगे पेशेंट का IV फ्लूइड रेट को जो है उसको इंक्रीज कर दोगे।
आप लोगों को डिजीज कंडीशन पता चल गई है, बेजो ओक्लूसिव सिकल सेल क्राइसिस है, 34 ईयर जो है उसका एज है, डिजीनेस रिपोर्ट कर रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, सिवियर हेडेक हो रहा है पेशेंट को। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड द नर्स इनिशियल एक्शन टू एड्रेस दीज सिम्टम्स, कैसे एड्रेस करोगे, क्या चेक करोगे। सबसे पहले साइन एंड सिम्टम देख लो, डिजीनेस, कंफ्यूजन एंड सिवियर हेडेक। तो आप बेटा क्या करोगे, 4 लीटर ऑक्सीजन दोगे, नहीं दोगे, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, असेसमेंट करोगे पेशेंट का, क्या करोगे, असेसमेंट करोगे पेशेंट का, और वो भी कौन सा करोगे, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का जो है आप असेसमेंट करोगे। सीधा डायलिसिस के लिए कैसे भेज दोगे, और क्या है आईवी फ्लूइड का रेट इंक्रीज कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। इनिशियल स्टेप आपने क्या करा, उसको आईवी फ्लूइड चल रहा है, आईवी फ्लूइड का रेट इंक्रीज कर दो, पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। आपको सबसे पहले जो है असेसमेंट करोगे, तो आपका ये ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। हाँ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, 110% आ सकता है, EMRS के नॉन नर्सिंग पार्ट में आ सकता है। ये तो नॉन नर्सिंग पार्ट में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो तुम बिल्कुल भी मत छोड़ के आना, मैं तो तुम्हें यही सलाह करूंगी, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ के आना। क्या पूछा जा रहा है कि जो वर्ल्ड हेल्थ डे है हमारे 2025 यानी कि करंट ईयर का, उसकी थीम क्या थी बेटा, उसकी थीम क्या, माई हेल्थ माई राइट था, या फिर आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, या फिर हेल्थ फॉर ऑल, या फिर हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। क्या था बेटा, थीम पूछा जा रहा है 2025 का, यानी कि हमारे इसी साल का। क्या आंसर करोगे, बहुत बढ़िया। क्या आंसर करोगे, आपका आंसर जाएगा हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। क्या आंसर जाएगा, हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर। आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 में कौन से महीने में था। तुम लोग बोलोगे मैम ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब है, क्या आंसर जाएगा आपका 7th ऑफ अप्रैल। कब है, 7th ऑफ अप्रैल 2025। थीम क्या था, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर जो है इसका थीम था। 7 अप्रैल को बनाया गया था। अगर दिन पूछा जाए तो मंडे था। ये लो, ये भी बता दिया तुम्हें, क्या था, मंडे था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं EMRS के नॉन नर्सिंग में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। हु गेव द थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशंस, कि इनमें से किन्होंने जो है थ्योरी दी थी किसकी, इंटरपर्सनल रिलेशंस की। डोरोटी ऑरम ने दी थी, मार्था रोगर्स ने दी थी, हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी, या हिडलगर्ड पेप्लोर ने दी थी। किसने दिया था भाई ये थ्योरी, किसने द्वारा दी गई थी, क्या थ्योरी थी, इंटरपर्सनल रिलेशंस। हु गेव दैट थ्योरी। क्या आंसर करोगे, ड्रोटी ऑरम कह रहे हो क्या बेटा। जो ड्रोटी ऑरम है ना, उन्होंने बेसिकली किस पे ये इन्होंने फोकस किया था, सेल्फ केयर, फोकस्ड ऑन द सेल्फ केयर, ठीक है। किस पे फोकस किया था, फोकस्ड ऑन द सेल्फ केयर। और वहीं पे मार्था रोगर्स जी ने जो बोला था, इन्होंने किस पे फोकस किया था, साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बींग्स। साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग, क्या नाम है, मार्था रोगर्स। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, उन्होंने क्या दिया था,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एनवायरमेंटल थ्योरी दिया था, एनवायरमेंटल थ्योरी पे फोकस किया था। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा आपका? हिडेलगार्ड पेपलर, इन्होंने क्या दिया था? डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशन। क्या बोलोगे? डेवलपमेंटल थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन। तो हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है, हु गेव द थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि हिडेलगार्ड पेप्लू जी ने जो है ये थ्योरी दिया था। आई होप सबको समझ में आए होंगे आज की क्लास, आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, सभी लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, साथ ही साथ अपनी थ्योरी के रिवीजन भी करते रहो। ऐसा ना हो कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और थ्योरी ना करो। तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलो बेटा, दोनों ही चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों को आ चुकी है, अब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं है कि मैम ये एग्ज़ाम कब होगा, वो एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है, तो देर किस बात की, फॉर्म्स आपने फिल किए ही हुए हैं। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पे फोकस रखो पूरा पूरा। ठीक है, तो बच्चों दीपावली का टाइम है, सभी को जो है अच्छे से सेलिब्रेट करो, खुशियों के साथ सेलिब्रेट करो, लेकिन पढ़ाई भी अच्छे से करते रहो। ठीक है, दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलो, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।